अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो फर्स्ट ईयर के बच्चों, बात यह है कि आपकी नॉलेज में होगा कि जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे वो प्रीपोन हो गए हैं। एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल के महीने में होने वाले हैं, जिस वजह से जो हमारा सिलेबस है वो एक्चुअली रिड्यूस हो गया है। ठीक है। अब जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसके हवाले से स्टूडेंट्स के जहनों में काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है कि भाई कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, कौन से चैप्टर्स कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने फिर कहा कि सर एक वीडियो के अंदर समझा दें और एक डॉक्यूमेंट अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो के अंदर वो दिखाता भी हूँ और थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे, एक्सप्लेन भी कर लेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, कंडेंस्ड या आप रिड्यूस सिलेबस कह सकते हैं, एक्चुअली वो किन टॉपिक्स पे कंसिस्ट करता है। देखो, अब सबसे पहली बात जो आपने समझनी है ना, हमारा जो सिलेबस है ना वो एक्चुअली रिड्यूस हुआ है 75%। ठीक है। अब कैसे हुआ है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर जो है वो 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है। अब इन 14 चैप्टर्स में से जो फर्स्ट हाफ वाले चैप्टर्स हैं यानी कि 1 से लेके 7 तक, वो जो चैप्टर्स हैं वो सिलेबस के अंदर एज इट इज़ शामिल है। उसका कोई भी टॉपिक जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ। तो ये तो आप जहन में रख लें, क्योंकि जो एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट आया है उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं 1 से लेके 7 वो तो 100% इंक्लूडेड हैं। सारे न्यूमेरिकल सारे टॉपिक्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। अब जो रिमेनिंग रह गए ना 7 चैप्टर्स, उसमें से 50% उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। जो बचे हुए चैप्टर्स थे उनमें से 50% रिड्यूस करा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वो 75% बन जाता है। ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि हमारे जो 1 से लेके 7 तक के चैप्टर्स हैं वो तो एज इट इज़ शामिल रहेंगे। अब क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स अपलोडेड हैं, क्या हमें पता होना चाहिए पेपर की अच्छी तैयारी के लिए, वो एक्चुअली आज की वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग भी डाल दी है कि डिटेल कंडेंस्ड सिलेबस है 2024-25 का जो सेशन है, यानी कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो तो 2025 में होंगे ना। तो उस लिहाज से ये डॉक्यूमेंट है। 1 से लेके 7 तक एज इट इज़ थे तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब आप देखोगे जब यूनिट नंबर 8 को, जो कि है इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो इस चैप्टर के एक्चुअली जो आप देखेंगे ना डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको 4 चीज़ें लिखी हुई नज़र आएंगी। सबसे पहले लिखा होगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फिर लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लिखा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आखिर में लिखा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब बच्चों के जहनों में क्या है कि यार सिर्फ ये 4 ही टॉपिक हैं, बस ये 4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है बच्चों। ये जो 4 टॉपिक उन्होंने लिख के दिए हैं, बेसिकली उनके अंदर काफ़ी सारी सब टॉपिक्स जो है वो शामिल हैं और फिर न्यूमेरिकल्स भी शामिल हैं। तो मैं वन बाय वन वो आपको समझाता हूँ। देखो, जो टॉपिक लिखा हुआ है ना फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता होनी चाहिए, कूलम्स लॉ पता होना चाहिए, और कूलम्स लॉ जो कि डिफरेंट मीडियम्स के अंदर है, जहाँ एप्सिलॉन आर शामिल कर देते हैं, तो वो वाला टॉपिक मुकम्मल समझना है आपने, तैयारी करनी है मतलब। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आपने ड्राइव करना है। ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है, वो भी आपने डिफाइन करनी है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन याद कर ली और बात खत्म हो गई, उसके अंदर ये सब शामिल है। अच्छा, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ठीक है, आपने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करा, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, जहाँ पे लास्ट में गॉसेस लॉ ड्राइव हो रहा है, वहाँ तक हमें समझना है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये आपने समझना है, याद करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और उसका यूनिट, फिर जो पोटेंशियल है फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो वाला फार्मूला के क्यू अपॉन आर वाला, और फिर आखिर में ये शो करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ पॉइंट गिवन बाय नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो एक डेरिवेशन है, साबित करना है आपने कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेसिकली वो होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। तो ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मुराद है। तो ये तो हो गए सारे थ्योरी के टॉपिक्स।
अब इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंक्लूडेड हैं हमारे सिलेबस के अंदर, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 10 तक के सारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब के अंदर न्यूमेरिकल्स में भी कमी आई है, पर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ना सारे के सारे शामिल हैं। ओके, समझ में आ गई ना बात? डन। अब आइए अगला जो हमारा चैप्टर है, यानी कि यूनिट 9 जो कि है कैपेसिटर्स का। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर आपको दो टॉपिक नज़र आएंगे। एक नज़र आएगा कैपेसिटर और दूसरा नज़र आएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब इसके लिए आपको क्या क्या याद रखना है? कैपेसिटर क्या है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस, वो हमें समझ में आना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, और वो फैक्टर्स जो कि कैपेसिटेंस जिन पर डिपेंड करती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और फिर सीरीज़ और पैरेलल के जो वो है ना फॉर्मूले, वो आपने ड्राइव करना है। तो ऐसा नहीं है कि बस कैपेसिटर है तो आपने डेफिनेशन याद कर ली। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मुझे कह रहे थे सर सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड वाली डेरिवेशन है, ऐसा नहीं है बच्चों। इसी टॉपिक के अंदर अगर आप एसएलओज में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है ना कैपेसिटर की थ्रू अ रजिस्टर, वो एक्चुअली इंक्लूडेड है। जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंक्लूडेड है। और बाकी वो जो एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले थे ना, दोनों हाफ क्यू वी और ई इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, ये इंक्लूडेड है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये शामिल हैं, क्योंकि बात ये है कि टॉपिक भी तकरीबन सारे के सारे ही शामिल हैं, तो इस वजह से ये भी जो है ना वो इंक्लूडेड है। अब यूनिट नंबर 10 पर आते हैं। इसमें काफ़ी रिड्यूस करा है तो न्यूमेरिकल भी रिड्यूस हुए हैं, बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले रजिस्टर्स की टाइप्स, तो रजिस्टर क्या है उसका कॉन्सेप्ट आपने समझना है, और फिर जो कलर कोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो शामिल है, इंक्लूडेड है। अच्छा, नेक्स्ट रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है, तो रेजिस्टिविटी और उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सब आपने ड्राइव करना है, समझना है। और फिर एक छोटा सा डिफरेंस है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर का, वो शामिल होगा। ठीक है। अच्छा जी, पावर डिसिपेशन का मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो है वो आपने कंडीशन समझनी है, डिस्क्राइब करना है। और लास्ट में जो किरचॉफ्स लॉज हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ना वो तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ मुकम्मल तौर पे जो टॉपिक है, और फिर सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए जो एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं वो शामिल है। अच्छा, क्योंकि टॉपिक्स रिड्यूस हो गए तो न्यूमेरिकल जो है वो 4 ही शामिल हैं इस चैप्टर के, 2 है, 4 है, 5 है और 7 है। तो इसमें फ़ायदा हो गया बच्चों का, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक थे ना पोटेंशियोमीटर वाले, वो सब इन्होंने हटा दिए। तो अच्छा है, अब उनके न्यूमेरिकल नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा जी, यूनिट नंबर 11 ऑसिलेशन जो है ना, इस पर बात करते हैं। ऑसिलेशन में सबसे पहले आ रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, टॉपिक लिखा हुआ है। तो एसएचएम क्या है, और जो मोशन ऑफ ऑसिलेटर है ग्राफिकल और एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए, वो टॉपिक है इंक्लूडेड। कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं जो एसएचएम बनाती हैं। ठीक है, और फिर वाला जो केस नंबर 2 है ना, पहला वाला तो स्प्रिंग वाला केस है, दूसरा केस जिसके अंदर सर्कुलर मोशन करता है पार्टिकल और उसका प्रोजेक्शन बनता है ऑन द डायमीटर, साबित करना होता है ना कि वो एसएचएम है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इंक्लूडेड है। इसी से फिर आप एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेंगे, पीरियड को, फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को और फेज़ वगैरह को। और आखिर में ये जो इक्वेशन है इसको हमें इस्तेमाल करना है, ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। उसके बाद ऑसिलेशन के अंदर लास्ट जो लिखा हुआ है टॉपिक वो फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन है। ये लंबा टॉपिक है, इसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन का फ़र्क, रेजोनेंस वाला टॉपिक। ठीक है, और ये ग्राफिकली शो करना है कि कैसे फोर्स्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। जो रेजोनेंस वाला टॉपिक है ना वो शामिल है। फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि सिर्फ ये नहीं कि फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसके अंदर रेजोनेंस वाले टॉपिक और जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये आपको जब भी बुक के जो भी जहाँ कहीं भी बुक के अंदर नज़र आ रहे हैं ना वो शामिल है। अच्छा, न्यूमेरिकल कुछ रिड्यूस हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 10 है। अब यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि हमें सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करना है, तो सिंपल पेंडुलम का टॉपिक जो है आप समझ जाएं कि भाई वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है,
अब आइए यूनिट नंबर 12 एकॉस्टिक्स। इसमें अगर आप टॉपिक देखेंगे तो सिर्फ दो ही नज़र आएंगे ना। एक नज़र आएगा आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और दूसरा है डॉपलर इफेक्ट। तो स्पीड ऑफ साउंड में सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड के लिए जो न्यूटन्स फार्मूला है फॉर स्पीड ऑफ साउंड वो, और जो है लाप्लास करेक्शन, वो सब आपने समझनी है, फॉर्मूला ड्राइव करने हैं। और फिर जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड, वो सारे के सारे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, वो सब डिस्कस करने हैं, याद करने हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए भी इस चैप्टर से, वो है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के सारे केसेस, उनकी डेरिवेशंस, और फिर उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं रडार में, सोनार में, एस्ट्रोनॉमी में, सैटेलाइट में, ये सब जो है हमें डिस्कस करना है। और फिर प्रॉब्लम जितनी भी हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो शामिल होंगे इन टॉपिक्स के। और हाँ, कुछ कार्डिक प्रॉब्लम जो हैं जो कि डॉपलर्स इफेक्ट के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह, ये भी इंक्लूडेड हैं। ये सब टॉपिक्स हैं बच्चों, ये आपके ऐसे लोग के अंदर लिखे हुए हैं कि अगर मेन ये टॉपिक है तो बाकी ये जो सब टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड हैं। और न्यूमेरिकल 1 एक्सक्लूडेड है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है और 10 है। ठीक है। सेकेंड लास्ट चैप्टर जो कि है हमारे पास फिज़िकल ऑप्टिक्स। फिज़िकल ऑप्टिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये इन्होंने सबसे कम ही रिड्यूस करा है। सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट का, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, RMI, XU, VG, ये सब जो है, सॉरी VU, XG, ये सब शामिल है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले आ रहा है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो आपने समझना है। फिर सेकंड नंबर पर है हमारे पास थिन फिल्म इंटरफेरेंस, वो भी समझना है। नंबर 3 न्यूटन रिंग्स हैं, और नंबर 4 माइकलसन इंटरफेरोमीटर, और जो उसके यूजेस वगैरह हैं ये सब। तो इंटरफेरेंस का ना एक बड़ा टॉपिक है, और चारों बड़े अहम टॉपिक हैं। आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तैयारी करेंगे, थिन फिल्म इंटरफेरेंस, न्यूटन रिंग्स और माइकलसन इंटरफेरोमीटर। डिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है, डिफ्रैक्शन क्या है, कैसे होता है वेव्स के दरमियान में, और फिर डिफ्रैक्शन से क्या समझ में आता है, कौन सी टाइप की वेव है, और नैरो स्लिट वाला भी और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला भी, ये इंक्लूडेड है ना। और आखिर में जब आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को समझ लोगे तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन का टॉपिक है, ये भी देखो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, ये इसी के अंदर है, इसी टॉपिक के अंदर शामिल है। और आखिर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और थोड़ा सा इसकी नंबरिंग भी आगे पीछे थी। बहरहाल जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेरे पास जो PDF में बुक थी ना, उससे देख के मैंने नंबर्स लिखे हैं टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके, तो आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसकी नंबरिंग जो है ना आगे पीछे हुई है बुक के अंदर। ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास यूनिट 14 कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन चैनल्स और मॉड्यूलेशन अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट। और कम्युनिकेशन चैनल के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी की जाती है नंबर ऑफ डिफरेंट चैनल से, उसके अंदर क्या क्या बताएंगे, जो वायर पेयर्स होते हैं, कोएक्सियल केबल्स होते हैं, और रेडियो माइक्रोवेव लिंक्स, ऑप्टिक फाइबर्स और सैटेलाइट। पूरा एक लंबा चौड़ा सा टॉपिक है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ये सब। और फिर रिलेटिव मेरिट्स ऑफ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये शामिल है। फिर मॉड्यूलेशन का जो टॉपिक है, अर्थमेटिक मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ समझनी है, और पूरा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ AM एंड FM ट्रांजिशन जो है ना, ये सब इंक्लूडेड है बच्चों। तो ठीक है ना, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इसको आप डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि भाई तैयारी किस तरीके से चल रही है। अगर टीचर जो है अगर इसमें से कोई टॉपिक स्किप कर दे तो उसको आप बता भी सकते हैं कि भाई ये सब टॉपिक है, ऐसे लोग के अंदर लिखा हुआ है, तो पेपर बन सकता है इससे ना। तो बिल्कुल जो है वो रिस्क नहीं लेना है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो दूसरे बच्चों तक भी इसको पहुंचाइए, ताकि उनको भी बात समझ में आ सके। जो रिड्यूस सिलेबस के हवाले से कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सकें। और मैंने कोशिश करी है जितने भी मुझसे सवालात किए गए ना, वो इसी वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूं, और आई होप हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।